ओके, चलिए। बाय द वे संडे को जो अपना टेस्ट आ रहा है, टेस्ट का चैप्टर आपका यहाँ पे होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका होगा यहाँ पे चैप्टर टेस्ट। सो पढ़ के आइएगा प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर अच्छे से। सो ग्रोथ वाला पार्ट भी पढ़िएगा और हार्मोन्स वाला पार्ट तो आपको देखना ही होगा वहां पे, सो प्लीज हैव अ लुक एट दैट। ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द ब्लड, वी हैव डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स, नॉट प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। हमने इनके बारे में बात किया था, सीखा था इनके बारे में कुछ कुछ। तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, जल्दी से बताओ डब्ल्यूबीसी का जो रोल होता है वो तो हम लोग जानते हैं, दे आर माई मेजर इम्यून सेल्स, दे आर द सेल्स जो आपको बचाते हैं फॉरेन पैथोजन से, फॉरेन पार्टिकल से। कोई अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगा अगर आपकी बॉडी में आ रहा है तो उससे लड़ने के लिए आपके डब्ल्यूबीसी आपके यहाँ पे मदद करेंगे। ठीक है, हाँ जी पोल ग्रेट, गुड इवनिंग। बट मुझे ये बताइए आप यहाँ पे कि डब्ल्यूबीसी, चलिए ये काम तो अपना यहाँ पे कर रहे हैं, बट डब्ल्यूबीसी के अंदर आपको कई सारे टाइप के सेल्स मिलते हैं। मुझे बताइए कौन सा टाइप का डब्ल्यूबीसी का अमाउंट सबसे ज्यादा मिलेगा आपके डब्ल्यूबीसी के अंदर। सो विच डब्ल्यूबीसी विल बी द हाईएस्ट इन अमाउंट? बताइए इरम, क्या होगा इसका आंसर? हेपेनिन। अरे नहीं, मेगा। सर न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफिल्स आर द वन व्हिच विल बी द हाईएस्ट अमाउंट, बिल्कुल से। न्यूट्रोफिल्स आर द सेल जो आपके सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे आपको वहां पे देखने के लिए। अब मुझे बताइए, यू हैव अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूसी इनसाइड योर लाइक इनसाइड योर ब्लड। मुझे बताइए कौन से डब्ल्यूबीसी आपको दो टाइप के सेल में डिवाइड किए जाते हैं, टी सेल और बी सेल के अंदर। तो कौन सा डब्ल्यूबीसी है आपका यहाँ पे जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स? ऑलराइट, अरे हैंड रेज करना है बेटा, हैंड रेज करना है, प्लीज रेज योर हैंड। बताइए नहीं थी क्या होगा इसका आंसर? सर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट इज द करेक्ट आंसर। लिम्फोसाइट्स को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं आपके टी सेल्स और बी सेल्स के अंदर, आप इन्हें यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, देन यू हैव सो मेनी डब्ल्यूबीसीज, नाउ टेल मी इनमें से कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है जो काफी एक्टिवली इन्वॉल्व होगा अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ या आपके बॉडी के अंदर आया कोई तो भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ। सो द क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग माई एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन कौन सा डब्ल्यूबीसी आगे आके आपकी मदद करता है, आपको बचाता है, आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? सो ठीक है, सुहानी बिष्ट बताइए। सर इसिनोफिल। eosinophil आपके यहाँ पे बिल्कुल सी आंसर है, यस, दे आर द डब्ल्यूसीज व्हिच विल प्रोटेक्ट यू ड्यूरिंग द पैरासिटिक इन्फेक्शन और द एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, अब मुझे फटाफट कोई हैंड रेज करके बता दो कि आपके बेसोफिल क्या चीजें रिलीज करते हैं, और जो चीजें वहां पे रिलीज की जाती है बाय द बेसोफिल सेल्स उनका पर्पस क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ रोल दे विल प्ले? So raise your hand to answer this. What kind of things are released by my basophil and what kind of purpose those things are going to serve? So याद करिए and raise your hand. बताइए साहिल, बताइए, बोलिए। सर बेसोफिल से हमारा तीन चीजें रिलीज करता है, हेस्प्रिन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। हेस्प्रिन हमारा एंटीकोगुलेशन करता है, हिस्टामाइन हमारा एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेरोटोनिन हमारा इन्फ्लेमेशन के लिए करता है। राइट, सो कलेक्टिवली बोथ ऑफ देम विल हैव अ करेक्टिव रोल इन इन्फ्लेमेशन के अंदर, वो आप यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, सेरोटोनिन एज वेल एज माय हिस्टामाइन आपके यहाँ पे। एंड यस, हिपेरिन मेरा यहाँ पे बनेगा एज एंटीकोएगुलेंट, जिसके वजह से आपका ब्लड कोएगुलेट नहीं करता आपके ब्लड वेसल के अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू ऑल शुड बी फेमिलियर विद। ओके, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, समझ लिया। तुरंत मुझे बता दो, व्हाट इज द रोल ऑफ माय फाब्रिनोजन? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। व्हाट इज द रोल ऑफ माय फाब्रिनोजन? बताइए हिमानी, बोलिए। सर क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में आपकी मदद करता है आपके यहाँ पे फाब्रिनोजन। ठीक है, दैट्स ट्रू। अगर मैं ब्लड को ऑब्जर्व करता हूँ स्लाइड के ऊपर तो सबसे ज्यादा सेल्स मुझे कौन से दिख जाएंगे, और जो सेल्स दिखेंगे सबसे ज्यादा उनके बारे में आपको कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा। तो भूमिका बताइए, कौन से सेल सबसे ज्यादा आपको वहां पे दिखते हैं? सर रेड ब्लड सेल्स। एक आरबीसी के अंदर आपको ज्यादा करके क्या देखने के लिए मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्या मिलता है हमें देखने के लिए ज्यादा? सर न्यूक्लियस तो उसमें एब्सेंट होता है। तो सही है, तो वो हमने निकाला क्यों, इवोल्यूशन ने न्यूक्लियस को निकाला क्यों वहां से, ये बताओ। पर्पस क्या था, व्हाई यू हैव गॉट रिड ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द आरबीसी? भूमिका कोई बात नहीं, रागिनी आप बताओ। सर आरबीसी में प्रोटीन होता है इसलिए। अरे नहीं, बताइए आर्या। सर हीमोग्लोबिन। सर हीमोग्लोबिन को बिठाने के लिए उसने अपने अंदर से न्यूक्लियस को निकाल दिया ताकि इसमें हीमोग्लोबिन आ सके और हीमोग्लोबिन जो है वो बाकी जो गैसेस हैं उसका ट्रांसफर
हेल्प कर सकते बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आर्यन ये भी बता दो कि आपका एक सिंगल हीमोग्लोबिन के ऊपर आप कितने ऑक्सीजन को बिठा सकते हो? सर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को। अगर मेरे चारों बाइंडिंग साइट वहां पे ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो क्या मैं उसे 100% सैचुरेशन कह सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल सही। तो चलिए इतनी इंफॉर्मेशन आप सबको यहाँ पे मालूम है, विच इज अ गुड थिंग। सो लेट्स गो बियॉन्ड दिस और देखते हैं आगे वाली चीज हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्क्रीन शेयर और आपके सामने यहाँ पे आएगी स्लाइड। सो स्लाइड्स के ऊपर आपका यहाँ पे होगा थोड़ा सा ब्लड जो हम देख चुके हैं, समथिंग वी हैव सीन। मेरी आवाज अगर कटे, कुछ हो, तकलीफ आए, सो प्लीज लेट मी नो। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देखा था। दिस इज अ पिक्चर टू शो हाउ द हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू लुक लाइक। सो मैंने आपको अगर आता तो मिल रहा था, इट विल हैव 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। तो यही मेरे यहाँ पे 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। और ये जो हिम ग्रुप है आपके यहाँ पे, दिस विल हैव द आयन ओवर देयर, और इसी हिम ग्रुप के ऊपर आपका ऑक्सीजन आके बैठता है। तो एक सिंगल हीमोग्लोबिन के ऊपर आपको यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आके बैठते हुए आपको मिल जाएंगे। सो एज आई हैव टोल्ड यू, यू शुड रिमेंबर दे विल हैव 2 बीटा चेन्स एंड यू हैव 2 अल्फा चेन। सो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन आपको मिलेंगे आपके देखने के लिए आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर। सो दीज आर द 2 थिंग्स आई विल बी फाइंडिंग ऑन देम, राइट? नाउ लेट्स टॉक व्हाट माय थ्रोम्बोसाइट्स। वो सब हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर माय थ्रोम्बोसाइट्स। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माय मेगाकैरियोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आपके बनाए जाते हैं फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट्स। दे आर स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। सो बोन मैरो में आपको कुछ सेल्स मिलते हैं जिनका नाम आपका यहाँ पे होता है मेगाकैरियोसाइट्स। और मेगाकैरियोसाइट्स में से आप बनाते हो आपके यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का अमाउंट आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? आपका थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड के अंदर आपके होते हैं अराउंड यहाँ पे 1,50,000 से लेके 3,50,000 तक आपको मिलेंगे प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, आपको ये मिल जाता है। सो इतना आपको अमाउंट मिलता है थ्रोम्बोसाइट्स का ब्लड के अंदर। इनका काम यहाँ पे क्या होता है? दे आर वेरी प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन माय कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो इनका यहाँ पे काम होता है कोएगुलेट करना या क्लॉटिंग करना आपका ब्लड की। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो इन दिस, कि थ्रोम्बोसाइट्स आर द सेल्स व्हिच विल प्ले द मेजर रोल इन द कोएगुलेशन ऑफ माय ब्लड। इनका अमाउंट काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू माय डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कंपेयर में तो इनका अमाउंट काफी ज्यादा होता है। ओके, एंड दे आर गेटिंग फॉर्म। ये किस में से बन रहे हैं? आपके एक स्पेशल टाइप का सेल आपके यहाँ पे मेगाकैरियोसाइट्स, इनमें से इनको आप बनाते हो यहाँ पे। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स these cells are getting formed in this। तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। अब आपसे पूछा जा सकता है कभी कि आपका जो बोन मैरो होता है, सो देखो सारे ब्लड सेल आपके बनते हैं बोन मैरो से। ऑल द ब्लड सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द बोन मैरो, ठीक है? वो बोन मैरो एंड सारे ब्लड सेल आपके बोन मैरो से ही बन के आने हैं। इसमें भी आपको टाइप्स मिलते हैं, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, जो हम फ्यूचर में कभी देखेंगे, राइट? एक बार रिपीट करें। हाँ, रिपीट में करता हूँ आपके यहाँ पे। जो आपके थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं बेटा, दीज आर द सेल्स जो आपके बनाए जाते हैं फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट्स। तो आप ये मान लो कि बोन मैरो में से आपका एक सेल बनता है जिसको हम कहते हैं एज अ मेगाकैरियोसाइट्स, व्हिच विल बी कॉल्ड एज योर मेगाकैरियोसाइट्स। और इन मेगाकैरियोसाइट्स में से यू विल फाइंड योर प्लेटलेट्स आर गेटिंग फॉर्म्ड। इनमें से आपके बनाते हो आप प्लेटलेट्स, आप अपने बनाते हो, which are like a fragment of cells actually. So using them we will be finding your platelets are getting formed. प्लेटलेट्स का एक और नाम आपके यहाँ पे हो जाता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। इनका काम यहाँ पे एक ही होता है, दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। कैसे रोल प्ले करते हो हम फ्यूचर में देख लेंगे। ओके, नंबर आपको यहाँ पे याद रखना है, 1,50,000 से लेके 3,50,000 तक इनका यहाँ पे नंबर रहेगा पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, नाउ सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। अपना हैंड डाउन नीचे कर दो, तो मुझे लग रहा है कि आपको सवाल पूछना है। आई थिंक ये पुराना हैंड रेज है आपका सबका। ओके, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन दिस इज योर बोन मैरो एंड इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब बोन मैरो में आपके सारे ब्लड सेल बनाए जाते हैं। बोन मैरो से आपके आरबीसी भी आएगा, सारे डब्ल्यूसी भी आपके आएंगे और आपके प्लेटलेट्स भी आपके आएंगे। एंड बोन मैरो इज समथिंग यू कैन फाइंड इन डिफरेंट लोकेशंस। आपके बॉडी के अंदर अलग अलग लोकेशन पे आपको बोन मैरो मिल सकता है, बट जो सबसे ज्यादा बोन मैरो आपको जो मिलेगा वो आपको 2 बोन में मिलेगा। एक तो आपको होता है ह्यूमरस नाम का बोन। सो द बोन मैरो कैन बी सीन द ह्यूमरस। सो बोन मैरो आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ह्यूमरस के अंदर। सो दैट्स वन प्लेस यू कैन सी द बोन मैरो। ह्यूमरस जो आपकी आंख की बोन होती है, तो वहां पे आपको मिलेगा एक बहुत ज्यादा अमाउंट में बोन मैरो। एंड उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फाइंड द बोन मैरो इन माई फीमर बोन। इसके साथ साथ बोन मैरो कैन बी आल्सो सीन इन माय फीमर बोन। जो आपकी जो थाई होती है ना, थाई की जो बोन होती है,
वहां पे भी आपको बोन मैरो देखने के लिए मिल जाएगा। इवन इन दैट यू विल गेट टू सी योर बोन मैरो, आपको वहां पे मिलेगा देखने के लिए। सो ह्यूमरस के अंदर आपको मिलेगा बोन मैरो, और फीमर बोन में आपको बोन मैरो देखने के लिए मिल जाता है एक काफी अच्छे अमाउंट के अंदर। तो यहाँ से आपके ब्लड सेल बन के आते हैं, दीज आर द साइट्स, वहां से आपके ब्लड सेल बन के आएंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। हमारे पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर आपको ब्लड ग्रुपिंग जो मिलती है उसे यहाँ पे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप यू विल गेट टू सी ओवर A, B, AB एंड O। तो इसे हमें यहाँ पे समझना है कि आपके ब्लड ग्रुपिंग आप कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि आप में से कोई है जिसका ब्लड ग्रुप है आपके यहाँ पे A। लेट्स से some of you have a blood group which is going to be a blood group A। तो ब्लड ग्रुप A का मतलब यहाँ पे क्या होता है? You will have the RBC, और आरबीसी के ऊपर लगा होगा आपका ए एंटीजन। तो एक आपका प्रोटीन लगा हुआ आपको मिलेगा आपके आरबीसी के ऊपर। अगर वो ए प्रोटीन आपका हुआ, इफ दैट प्रोटीन इज ए प्रोटीन, जैसे हम बोलेंगे आप एज ए एंटीजन, दिस कैन बी कॉल्ड एज माय ए एंटीजन। अगर ए वाला एंटीजन अगर आपके आरबीसी के ऊपर लगा हुआ अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इफ दिस इज अ काइंड ऑफ एंटीजन यू आर फाइंडिंग ऑन द आरबीसी, देन आप बोल सकते हो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी हैविंग द ए ब्लड ग्रुप। देन इस पर्सन का यहाँ पे आपका आएगा ए ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। सिमिलरली अगर आपके आरबीसी के ऊपर, तो याद रखना दिस इज माय आरबीसी, जो ना ये आपका आरबीसी है। सिमिलरली मैंने आपको एक और आरबीसी आपको बनाया आपके यहाँ पे, एंड दिस आरबीसी हैज अज्यूम दैट इसके ऊपर आपको जो प्रोटीन लगा हुआ है दैट इज योर बी वाला प्रोटीन और बी एंटीजन। तो यहाँ पे आपको जो एंटीजन आपके यहाँ पे लगा हुआ है दैट इज माय बी एंटीजन। आपके यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे बी एंटीजन लगा हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देन दैट ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय बी ब्लड ग्रुप। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज योर बी ब्लड ग्रुप। अरे यार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपने आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? अब देखो वापस यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है दैट मींस मेरे आरबीसी को मेरा ए एंटीजन लगा हुआ है। एंटीजन कुछ नहीं, प्रोटीन है, इट इज अ प्रोटीन विच इज देयर ऑन द आरबीसी। तो अगर मेरा यहाँ पे ए एंटीजन मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, अगर मेरा ए ब्लड ग्रुप है, तो आपके ब्लड के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं होगी। आपके ब्लड के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं होगी। आप ये बात सुनो ध्यान से। देखो, आपको जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, समझो आप डॉक्टर हो, आपको आपके सामने एक पेशेंट है, उस पेशेंट को आपको ब्लड दिलवाना है या आपको किसी से लेके उसके अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो आप ब्लड चेक करते हो, पहले मैच करते हो कि इसका कंपेटेबिलिटी है ब्लड के साथ या नहीं है, राइट? वो मैचिंग आपको क्यों करना पड़ता है? व्हाई यू हैव टू बी सो कॉन्शियस कि मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप क्या है, डोनर का क्या है और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या है। ये कंसर्न एक डॉक्टर के पास हमेशा क्यों होता है, वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं दैट यू हैव ए ब्लड ग्रुप, तो दैट मींस यू हैव ए एंटीजन, दैट आल्सो मींस दैट उस पर्सन के अंदर मुझे मिलेगी देखने के लिए वहां पे एंटीबॉडीज फॉर माय बी। वहां पे आपको मिलेगी एंटीबॉडीज, और जो एंटीबॉडीज आपको मिलेगी दे विल बी द एंटीबॉडीज फॉर माय बी ब्लड ग्रुप। एंटीबॉडीज फॉर योर बी, ए बी मतलब एंटीबॉडीज। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और अगर मैं बॉडी में एंटीबॉडी रखता हूं बी वाली, तो ये कभी जाके एंटीजन ए को टारगेट नहीं करेगी। ये कभी जाके एंटीजन ए को जाके टारगेट नहीं करेगी। आप एक बात दिमाग में बिठा लो, एक चीज आप काफी क्लियरली दिमाग में क्लियर कर लो कि आपकी जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो बड़ी स्पेसिफिक होती है। आपकी जो एंटीबॉडीज होती है दे आर वेरी स्पेसिफिक। अगर ये मेरी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए, राइट, अगर ये मेरी एंटीबॉडी ए वाली है, तो ये टारगेट करेगी सिर्फ ए एंटीजन को। ये जाके टारगेट सिर्फ करेगी आपके ए एंटीजन को, तो ये जाके पकड़ेगी और तोड़ेगी सिर्फ आपके ए वाले ब्लड ग्रुप को। विल गो एंड टारगेट माय ए एंटीजन, ठीक है? कभी भी वो जाके आपके बी को नहीं पकड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे 2 ब्लड सेल रख दोगे ना, ए वाला और बी वाला, तो आपकी एंटीबॉडी किसको जाके टारगेट करेगी या किसको जाके पकड़ के उसे क्लीव करना चालू करेगी, तोड़ना चालू करेगी? इट विल टारगेट द A1। सो याद रखना, आपकी एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। ये वाली एंटीबॉडी जो है आपकी यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर माय ए, दे विल नेवर टारगेट बी। ये बी को जाके कभी मारेंगे नहीं, ये ए को जाके टारगेट करेंगे। तो ये बात याद रखना, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो अगर मैं एक पर्सन हूं, अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है, दैट मीन्स मेरे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो होगी मेरे यहाँ पे एंटीबॉडी बी। अगर मेरे पास एंटीबॉडी बी है, देन ऑब्वियसली बात है मैं तो सेफ ही हूं ना, मतलब ये जाके कभी ए को तो टारगेट करेगी नहीं।
सो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है. दिस इज वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, दैट अगर मेरे पास आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन लगा हुआ है तो मेरे ब्लड के अंदर जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आपको कभी नहीं मिलेगी. यू विल हैव द एंटीबॉडी फॉर सम अदर एंटीजन. सो यहाँ पे यू हैव अ एंटीबॉडी फॉर माय बी. सिमिलरली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अज्यूम करते हैं दैट आई हैव माय बी ब्लड ग्रुप. समझो कोई पर्सन है जिसका बी ब्लड ग्रुप है. तो अब आप मुझे बताइए कि अगर उसके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन लगा हुआ है तो आप कौन सी एंटीबॉडी उसके ब्लड के अंदर आप देखोगे? सर बिल्कुल सही. तो इसके अंदर मुझे मिलेगी यहाँ पे मेरी ए वाली एंटीबॉडी मुझे यहाँ पे मिलेगी. देखेंगे क्योंकि सेफ है ना, मतलब ए जाके कोई टारगेट करेगा ही नहीं उसको वहां पे. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इसलिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है जब आप कर रहे हो अपने यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब समझो किसका ब्लड ग्रुप ए है, तुमने उसके अंदर डाली अपनी बी वाला ब्लड ग्रुप, बी वाला ब्लड आपने उसमें ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा? उसके अंदर की जो एंटीबॉडी होगी वो तो जाके मारना चालू करेगी ना उसे वहां पे. विल स्टार्ट किलिंग बी वाले ब्लड सेल. इसलिए आपको देखना पड़ता है. इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू डू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ओवर देयर. ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पे देख ली. सिमिलरली यू कैन हैव अ ब्लड ग्रुप. सिमिलरली आपको ब्लड ग्रुप मिल सकता है जहां पे आपको मिलेगा कि ना है ए है ना ही बी है, कोई भी एंटीजन आपके पास यहाँ पे नहीं है. अगर कोई भी एंटीजन आपके पास यहाँ पे नहीं है देन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ओ ब्लड ग्रुप. दैट इज योर ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि कोई एंटीजन है नहीं आपके पास यहाँ पे. इफ यू हैव नो एंटीजन देन दैट इज माय ओ ब्लड ग्रुप. अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं काफी सेफली रख सकता हूं अपने पास दोनों एंटीबॉडीज. आई कैन वेरी सेफली कीप बोथ द एंटीबॉडीज. एंटीबॉडी फॉर माय ए भी मैं रख सकता हूं और मैं इवन रख सकता हूं मेरे यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर माय बी. ये दोनों मैं सेफली रख सकता हूँ. आई हैव नो कंसर्न्स ओवर. मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली, क्योंकि कोई जाके टारगेट करेगा नहीं कभी आपको यहाँ पे. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड नंबर ऑफ थिंग्स इन फ्यूचर. सो दैट इज हाउ द ब्लड ग्रुपिंग इज गोइंग टू बी. अब चौथा जो ब्लड ग्रुपिंग आपके यहाँ पे आएगा दैट विल बी माय एबी ब्लड ग्रुप. जो मेरे यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर एबी ब्लड ग्रुप. एबी के अंदर आपको दोनों ही एंटीजन आपको मिल जाए आपके आरबीसी के ऊपर. यू आर एबल टू सी बोथ द एंटीजन्स ऑन द आरबीसी. अगर आपको एबी ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है देन याद रखना ऐसे पर्सन के अंदर पहले तो आप बोलोगे कि हाँ भाई इसका ब्लड ग्रुप आपके यहाँ पे होगा एबी. सो यू हैव अ एबी ब्लड ग्रुप. ये तो आप यहाँ पे बोलोगे, वो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है. बट दिस पर्सन विल नेवर हैव एंटीबॉडी अगेंस्ट ए और बी. सो दे विल हैव नो एंटीबॉडी फॉर ए एंड बी. ना ही ए के लिए एंटीबॉडी यहाँ पे होगी ना ही बी के लिए आपकी एंटीबॉडी यहाँ पे आपकी होगी. सिंपल सी बात है. अगर आपके पास दोनों एंटीजन रखे हुए तो ना आप ए के लिए रख सकते हो यहाँ पे एंटीबॉडी को, ना आप बी के लिए आप रख सकते हो. सो यू डोंट हैव एनी ऑफ द एंटीबॉडीज फॉर इधर ए और इधर बी. अब आप याद रखना, आपको बचपन में पढ़ाया गया था कि आपका जो एबी ब्लड ग्रुप होता है ना, इट इज माय यूनिवर्सल रिसिपिएंट. ये आपका यहाँ पे हो जाता है आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट. अब आपको ये बात समझ आ सकती है यहाँ पे कि क्यों ये बनता है आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट. क्योंकि यू डोंट हैव एनी एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए एंड बी. तो कोई भी आप ब्लड ग्रुप इसे चढ़ा सकते हो. कहीं से भी पर्सन पकड़ के लाओ, ब्लड निकालो, इसको दे दो. लाइक यू विल नेवर हैव अ कंसर्न ओवर हियर बेसिकली. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज माय यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और रिसिपिएंट. सर एंटीबॉडीज दो ही है. अरे किसी का कुछ सवाल आया है यहाँ पे. दो ही है. हाँ बेटा एंटीबॉडीज यहाँ पे दो ही है. और इनको आप उसके साथ कंफ्यूज मत करना जो एंटीबॉडीज हमने कल देखी थी, 2 दिन पहले देखी थी, उसको अलग रखो. दे आर द डिफरेंट वन. ठीक है. सो दीज आर माय यूनिवर्सल रिसिपिएंट की तरह इसको यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं. मतलब एबी वाला जिसका अगर ब्लड ग्रुप हुआ तो आपको राइट लेफ्ट सोचना नहीं है ब्लड चढ़ाने के पहले. अच्छा, अब पता है आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, सवाल काफी जायज है, कि अगर मैं ब्लड दे रहा हूं तो मैं अपना एंटीबॉडी भी तो दे रहा हूं ना मैं उसके साथ. आप ये सोचोगे अगर मैं अपना ब्लड, अगर समझो मेरा ब्लड बी है, राइट, तो बी आरबीसी के साथ आई एम ऑल्सो गिविंग द एंटीबॉडी ए बी, तो मैं दे रहा हूँ पर्सन को. आ सकता है नहीं सवाल जहन में. इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. Yes, sir. हाँ, if my blood group is B, so when I give the blood red वाला कलर का, so you will find the B RBC will go along with that antibody A will also go. अब वो जाके टारगेट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता. याद रखना, जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो ना, तो आप सिर्फ फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ट्रांसफर करते हो, आप सिर्फ आरबीसी को ट्रांसफर करते हो, आप एंटीबॉडीज को निकाल देते हो, आप उसे फिल्टर कर देते हो. ठीक है, तो ये बात याद रखना हमेशा. जब भी आप ब्लड को ट्रांसफर करते हो
आप सिर्फ फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ट्रांसफर कर रहे होते हो, यू आर नॉट ट्रांसफरिंग द एंटीबॉडीज. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. तो याद रखना, बिकॉज अगर आप एंटीबॉडीज वगैरह आप देने लगोगे ना तो फिर ये भी आपका परेशानी होगा, ये भी ब्लड ग्रुप वाले को भी दिक्कत आएगी फिर तो. सो याद रखना, यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो आपका यहाँ पे है ना, इसको आप जब ट्रांसफर करोगे, ए करोगे या बी करोगे, ओ करोगे, कुछ भी करोगे, यू विल ओनली ट्रांसफर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. मतलब आपके सिर्फ आपने आरबीसी को ही आपने यहाँ पे ट्रांसफर करना है, नथिंग एल्स. यू डोंट ट्रांसफर द एंटीबॉडीज, ठीक है. दैट्स नॉट यू आर गोइंग टू ट्रांसफर ओवर देयर. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे, वो ब्लड ग्रुप जो मेरे यहाँ पे होता है, इट इज माई यूनिवर्सल डोनर. आप जानते हो, वो भी आप जानते हो क्यों होगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एंटीजन ऑन देयर सरफेस. कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को भी आप ये ब्लड दे दो, कोई भी प्रॉब्लम वहां पे आने वाली नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एंटीजन. सो दैट इज व्हाई यू कॉल देम एज अ यूनिवर्सल डोनर. बताइए नागेश, बोलिए क्या सवाल है आपका. समन है, अच्छा नहीं, इरम नहीं है. अच्छा बताइए इरम. सर उसमें से एंटीबॉडीज क्यों निकाल देते हैं? निकालनी पड़ेगी, अगर आप नहीं निकालोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना. फिर तो अगर आप एंटीबॉडी अगर आप वैसे ही रहने दोगे, आपने वैसे ही ट्रांसफर कर दिया, तो वो एंटीबॉडीज जाके तो टारगेट करेगी ना फिर आपके ब्लड सेल को. सो यू हैव टू रिमूव देम. सो दे आर गेटिंग रिमूव्ड ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले आप उसे वहां पे रिमूव करते हो. ओके, सो यू ओनली ट्रांसफर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके यहाँ पे, बिकॉज अगर आपने एंटीबॉडीज को अगर आपने यहाँ पे जाने दिया, देन लागत दिक्कत वहां पे. रागिनी बताइए क्या सवाल आपके यहाँ पे. अच्छा रोहन हैज रेज्ड देयर हैंड, बताइए, बोलिए. सर तो इसमें एंटीजेंस का ट्रांसपोर्ट होगा? एंटीजेंस तो चिपके होते हैं ना यहाँ पे. एंटीजेंस तो आपके आरबीसी में लगे हुए, उसे आप निकाल नहीं सकते हैं. अगर मैं अपने बॉडी से आरबीसी ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी पर्सन के अंदर, तो उसपे तो एंटीजन लगा होगा ना. एंटीजन तो आप निकाल नहीं सकते हैं. हाँ, एंटीबॉडीज तो आपकी फ्रीली घूम रही होती है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, एंटीबॉडीज को आप फिल्टर कर सकते हो. तो यही किया जाता है. ब्लड ब्लैंक करता ही है, जब ब्लड आपसे कलेक्ट किया जा रहा है ना, तो उसके अंदर आप करते ही हो दैट यू ओनली सेपरेट आउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड यू रिमूव द एंटीबॉडीज एंड देन यू डू द ट्रांसफ्यूजन. तब आप वहां पे करते हो, और वैसा ही करना पड़ता है. अगर आप ऐसे डायरेक्टली कभी नहीं होता कि बॉडी में से ब्लड निकाल के आपने डायरेक्टली दूसरी पाइप से दूसरे के अंदर डाल दिया, दैट विल नेवर हैपन. यू हैव टू फिल्टर आउट द एंटीबॉडीज एंड देन इट विल वर्क. एबी ब्लड ग्रुप, अब एबी ब्लड ग्रुप में कौन सा भी ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं? ओनली कोई भी, बेटा कोई भी कर सकते हो आप. ओ, ए बी, ए, ओनली बी, आप कुछ भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पे. क्यों दिक्कत नहीं आ रही? क्योंकि उनके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, ना ए के लिए ना बी के लिए. कभी प्रॉब्लम वहां पे नहीं आने वाला. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज माय यूनिवर्सल एक्सेप्टर और रिसिपिएंट. इनको आप कोई ब्लड आप यहाँ पे दे सकते हो, राइट. तो ये बात आपको यहाँ पे सबको रखनी है. सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू and that is what you have to take into account. That is why you have to take into account number of things जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपना आप कर रहे हो. ठीक है, मैं आपको एक और बार यहाँ बताता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अज्यूम करो कि यू हैव अ ब्लड ग्रुप ए. ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है आपके पास यहाँ पे आपका, और आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया अपने ब्लड को. लाइक आपने यहाँ पे ब्लड लिया बी वाले से, ठीक है, और लेट्स से कि आपने ए वाले से यहाँ पे ब्लड लिया, बट आपने ब्लड के साथ साथ प्लाज्मा भी आपने ले लिया आपका यहाँ पे. ठीक है, आपने ब्लड लिया बी वाले के पास से आपका यहाँ पे, एंड वो तो वैसे भी आपके यहाँ पे चलेगा नहीं, यू कैन नॉट टेक दैट थिंग ओवर देयर, राइट. सो उसके साथ आपने यहाँ पे अपना प्लाज्मा भी आपने यहाँ पे ले लिया, which will have the antibody for my A, and they will go and target my RBC आपको वहाँ पे. So you can never do that. You can never do that. इसमें दो दिक्कत आएगी. एक तो ये एंटीबॉडीज आपकी जाके उसे टारगेट करेगी, और अगर वो नहीं भी कर रही ना, तभी यहाँ पे तो एंटीबॉडीज होगी ना आपकी बी वाली, ये जाके उसे वहां पे टारगेट करेगी. तो अगर आपने गलती से गलत अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है? ये एंटीबॉडीज जाके ये आरबीसी को मारना चालू करेगी, और अगर ऐसा हुआ ये आपके लिए लीथल यहाँ पे हो सकता है. दिस कैन बिकम लीथल फॉर अ पर्सन. क्यों लीथल हो सकता है? आप सोचो कि आपने एक पेशेंट बैठा हुआ है, आपने उसे ब्लड देना चालू किया और वो गलत ब्लड है, वो ब्लड उस मतलब इट इज नॉट अ कंपैटिबल ब्लड, आपने उसे देना चालू किया, तुरंत आपको वहां पे ब्लड क्लॉट बनना चालू करेगा ब्लड वेसल्स के अंदर. ब्लड क्लॉट बनना चालू करेगा ब्लड वेसल के अंदर, एंड दैट विल ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो. उससे क्या होगा? आपका ब्लड फ्लो पे रुक जाएगा, एंड दैट कैन बिकम फेटल. फेटल मतलब पर्सन की डेथ भी हो सकती है. अगर तुरंत कुछ ज्यादा आपने स्ट्रॉन्ग मेजर नहीं लिया, द पर्सन कैन डाई ओवर देयर सडनली. सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द कंपैटिबिलिटी टेस्ट. करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद आप ये सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप यहाँ पे करा सकते हो, और एल्स दिस कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग.
तो ये हो गया आपका यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, राइट? So you can see you have blood group A, so that means you have an antigen A on the RBC and antibodies आपके यहाँ पे होगी antibody B. इसको कौन डोनेट कर सकता है? ANO. ब्लड ग्रुप अगर आपके यहाँ पे B है, एंटीजन आपका यहाँ पे होगा B और एंटीबॉडी जो आपके ब्लड में होगी वो होगी आपके यहाँ पे A वाली. इसको कौन डोनेट कर सकता है ब्लड? B वाला पर्सन एंड O वाला. अगर A B है देन यू हैव बोथ द एंटीजेंस A एंड B दोनों आपके यहाँ पे एंटीजेंस आपको लेंगे यहाँ पे देखने के लिए, एंड एंटीबॉडीज आपके यहाँ पे होती है आपके यहाँ पे 0. इसको डोनेट कोई भी कर सकता है. ए बी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रेसिपिएंट, इसको कोई भी आप डोनेट कर सकता है ब्लड. एंड इफ यू हैव अ ओ ब्लड ग्रुप, यू हैव नो एंटीजन ऑन द बॉडी, दे आर गोइंग टू बी हैविंग द एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों वहां पे, लेकिन आपको यहाँ पे डोनर आपका सिर्फ आपको ओ ही चाहिए होगा, जो ओनली कैन गिव द ओ वाला डोनर आप यहाँ पे दे सकते हो. सो डोनर ग्रुप हैज टू बी द ओ यहाँ पे. ठीक है, बताइए रोशन, रूपेंद्र बताइए क्या सवाल है आपका? समवन हैज रेज्ड देयर क्वेश्चन, बताइए, बोलिए. सर आपने बताया कि हम लोग जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वहां पर एंटीबॉडीज नहीं ट्रांसफर होती हैं, वो फिल्ट्रेशन वहां पर एंटीबॉडीज का कैसे होता है? So that is a different process. You need some enzymes, you need certain chemicals like your EDT, and number of enzymes are being used over there. Not enzymes, there are some filtration fluids जिनके वजह से आप करते हो, वो आपको नहीं सीखना. That is a different process that blood bank do that. बताओ युवराज, बोलो क्या सवाल है आपका? सवाल, ठीक है. So this is what you find happening in this. ये आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो. This is how the blood grouping will be done in this, right? अब आपका यहाँ पे आएगा, you will have over here. So ये तो हमारा हो गया यहाँ पे ABO blood grouping आपके यहाँ पे कैसे होता है. That's something we have understood. Now let's try to see कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग आपके यहाँ पे कैसे होता है. सो आप समथिंग कॉल्ड RH फैक्टर. एक चीज होती है आपके यहाँ पे RH फैक्टर आपको मिलती है देखने के लिए आपके आरबीसी के ऊपर. सो देयर इज वन मोर प्रोटीन व्हिच यू कॉल RH एंटीजन. तो फॉर एग्जांपल आई हैव आरबीसी पे है मेरा यहाँ पे A वाला एंटीजन, और इसके साथ साथ मुझे एक और यहाँ पे प्रोटीन मिल जाए जिसे बोलूंगा यहाँ पे ऐसा RH एंटीजन. अगर मुझे यहाँ पे RH एंटीजन दिख जाता है, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द RH एंटीजन, देन मेरा ब्लड ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव. सो आई विल बी कॉलिंग इट माई सेल्फ एज अ A पॉजिटिव. सिंपल. अगर मेरे पास RH एंटीजन यहाँ पे नहीं है, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी नहीं. इफ आई हैव अ ब्लड ग्रुप A और उसके साथ साथ मेरे पास कोई RH एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इफ आई हैव नो RH एंटीजन वहां पे, देन दैट ब्लड ग्रुप इज सिंपली कॉल्ड एज माय A नेगेटिव. सिंपल, कुछ नहीं इसके अंदर. अगर RH फैक्टर आपका प्रेजेंट है आपको वहां पे, देन यू कॉल इट एज A पॉजिटिव. अगर RH एंटीजन आपका वहां पे प्रेजेंट नहीं है, देन यू कैन कॉल एज RH नेगेटिव, या आई कैन कॉल इट एज नेगेटिव ब्लड ग्रुप आपके यहाँ पे. तो अब आप मुझे यहाँ पे बताओ, अब इसमें आप एक और चीज याद रखना. लेट्स इसके आगे जाने के पहले आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना. अगर मेरा ब्लड ग्रुप RH है, अगर इफ आई एम RH पॉजिटिव, दैट मींस मेरे आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन होगा. अगर मैं कहता हूं ना कि देखो ये नैतिक RH नेगेटिव है, दैट मींस नैतिक के आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन नहीं है. अगर मैं कहता हूं कि आयुष को देखो, आयुष इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव, दैट मींस आयुष के आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन वहां पे प्रेजेंट है. सिंपल. अब आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि अगर आपका RH एंटीजन आपके यहाँ पे प्रेजेंट होगा, देन आपके ब्लड के अंदर उसके लिए एंटीबॉडी नहीं होगी. सो देयर विल बी नो एंटीबॉडी फॉर माय RH एंटीजन. सो नो एंटीबॉडी फॉर RH. सिंपल सी बात है. अगर आपका RH एंटीजन आपका वहां पे है, देन विल हैव नो एंटीबॉडी फॉर माय RH. मेक सेंस बाय एवरी मींस. थोड़ी देखोगे आप यहाँ पे RH वाली एंटीबॉडी, तो जाकर उसे टारगेट करना चालू करेगा, राइट? सो नो एंटीबॉडी फॉर RH विल बी सीन ओवर देयर. अगर मैं कह रहा हूं कि मैं A नेगेटिव हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है आपके यहाँ पे, दैट मींस RH एंटीजन तो मेरे पास होगा नहीं, दैट वोंट बी देयर, राइट? सो इन दैट केस क्या मैं अपने ब्लड के अंदर RH वाली एंटीबॉडी रख सकता हूं? कैन आई हैव द RH एंटीबॉडी इन माय ब्लड? यस सर. Yes, sir. यस सर. इतना क्यों घबरा गया? Yes, sir. अगर मेरे पास RH एंटीजन है ही नहीं तो बिल्कुल सेफली रख सकता हूं ना फिर तो मैं. सो आई विल हैव द एंटीबॉडी फॉर माय RH वाली एंटीबॉडी मुझे यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए. सो बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे एंटीबॉडी होगी जो टारगेट करेगी मेरे यहाँ पे RH एंटीजन को, क्योंकि मैं रख सकता हूँ ना इसे, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं RH एंटीजन. सो आई कैन सेफली हैव दिस काइंड ऑफ एंटीबॉडी आपके यहाँ पे, राइट? तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है. अब आप लोग मुझे बताओगे थोड़ा सा यहाँ पे, यू ओनली विल टेल मी नाउ. मुझे यहाँ पे बताओ
assume that you have RBC. हैंड रेज करो और बताओ मुझे यहाँ पे कि ये ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है. What blood group it is going to be over there? ये ब्लड ग्रुप मुझे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? बताओ भूमिका, कौन सा ब्लड ग्रुप आपका ये? सर बी. बस. अरे RH वाली बात की तो देखो यहाँ पे, अभी मैंने RH फैक्टर दिखा है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में बताओ कैसा ही है, बोलो. सर आर बी नेगेटिव सर. हाँ, दिस इज माय बी नेगेटिव, मेरा ब्लड ग्रुप है आपके हिसाब से ये. मुझे बताओ भूमिका, अगर मेरा बी नेगेटिव है तो क्या मेरे पास RH वाली एंटीबॉडी यहाँ पे होगी नहीं होगी ब्लड के अंदर? सर होगी. पक्का? यस सर. बिल्कुल होगी. सो आई विल हैव द एंटीबॉडी फॉर माय RH वाली एंटीबॉडी मुझे यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि आप सेफली रख सकते हो वहां पे. ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग, यहाँ पे एक RBC आपके सामने, इसपे कुछ भी नहीं है, नथिंग. टेल मी व्हाट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप इट इज गोइंग टू बी. बताइए आसमा, किस टाइप का ब्लड ग्रुप आपका ये? सर ओ. सही से बताओ. ओ नेगेटिव. हाँ, इट इज माय ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे. तो क्या यहाँ पे RH वाली एंटीबॉडी होगी? रख सकते हो आप? सर. यस सर. बिल्कुल रख सकते हो जी, बिल्कुल RH वाली एंटीबॉडी आप यहाँ पे रख सकते हो. मैं AB वाली तो बात नहीं कर रहा अभी वहां पे, क्योंकि वो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट थिंग राइट नाउ. यू हैव टू टेल मी क्विकली यहाँ पे, assume that you have RBC and you have ये है कंडीशन आपके सामने यहाँ पे. आई थिंक यू कैन सी व्हाट आई एम रिटन. सो बताइए नैतिक, क्या होगा इसका यहाँ पे ब्लड ग्रुप? Sir, A positive. This has to be my A positive. Will I have RH वाली एंटीबॉडी? No, sir. I cannot have RH वाली एंटीबॉडी यहाँ पे for sure. अगर RH एंटीजन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, then I will never have no antibody for my RH. No antibody for my RH has to be kept over there. यही बात आपको याद रखनी है, क्या होता है मेरा पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव, ये आपको डिटरमाइन किया जाता है हमें RH. दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर. तो ये चीज भूलना नहीं है आपने कोई भी. ये RH जॉब का टर्म है. अब मुझे बता दो एक बार, फिर कलेक्टिवली वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या RH वाली बात है आप यहाँ पे, आपको यही वाली बातें समझ आ रही है? इज द RH Yes, sir. ऑलराइट. अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है द वन थिंग व्हिच यू हैव टू नो इन दिस ना, कि चलो ये तो आपकी बात यहाँ पे क्लियर हो गई. RH टर्म आया कहाँ से? RH टर्म आपका आया रीसस मकैक से. रीसस मकैक एक आपका बंदर होता है. आप में से काफी लोग हिमाचल से हो, कुछ लोग पंजाब से हो. आपके यहाँ पे जो बंदर दिखते हैं ना, वो लाल मुंह वाले हैं, रेड कलर का मुंह, इतने छोटे छोटे बंदर होते हैं. हमारे पे नहीं दिखते वो इतने. यस सर. दैट इज माय, Yes, sir. दैट इज रीसस मकैक. बड़ा परेशान करते हैं वो. इफ यू हैव एनी आइडिया, वो काटते भी हैं अच्छे से, एंड बड़ी तकलीफ होती है उनसे. Yes, sir. लाइक माइट नॉट बी नोइंग दिस, हिमाचल में तो एक प्रोग्राम भी रन करता है गवर्नमेंट, जहां पे उन्हें पकड़ के उनको स्टेरिलाइज किया जाता है. स्टेरिलाइज करना मतलब they will undergo operation so they cannot reproduce in future. They are trying to do that as well so that they can control the population. It is very high. दिल्ली में तो इनका नंबर है ही ज्यादा. हिमाचल में भी अगर आप ठंड में धूप सेक रहे हो तो आपको डंडा लेके जाना पड़ता है टेरेस पे. So these are very common monkeys over there. You also get to see those monkeys as well जिन्हें लंगूर कहते हैं. वो भी आपको दिखते हैं देखने के लिए वहां पे, but they don't harm. हाँ, वो बड़े शांत होते हैं. ठीक है, चलो. नाउ RH antigen also observed on the surface of the RBC of majority of the human beings. तो मतलब ये RH वाली जो बात है ना, it is very dominant trait. Dominant मतलब ये आपको majority of the population आपको दिख जाता है. So nearly 80% humans will be my RH positive, right? Like rhesus macaque, सबसे पहले ये मिला था आपका rhesus macaque के अंदर. ये RH वाली बात सबसे पहले आपको rhesus macaque में आपने देखी थी, then पता चला कि यार ये तो humans में भी आपको मिल जाता है. So you should know that ये आपका डिस्कवरी आपका हुआ था rhesus macaque के अंदर. आपको ये बात भी शायद मालूम होगी या नहीं होगी, लेकिन इन rhesus macaque के ऊपर कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए जाते हैं. कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी इनको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. तो बताइए, क्या rhesus macaque को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नो सर. क्या मना कर दिया? एनीवन एल्स? बाकी लोगों का कोई स्कूल ऑफ थॉट ही नहीं है कि सर कर लो? नो सर. व्हाई नो वंशिका, वैसे क्यों नहीं करना चाहिए? दिक्कत क्या है? सर कर तो सकते हैं. एक एक करके बोलो. वंशिका पहले आप बताओ. सर उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम होती होगी ना.
Anyone else has any other reasons? बस एक ही रीजन था, कर तो सकते लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहना चाहते हो कि एथिकली ये सही नहीं है, या एनिमल को भी तो तकलीफ हो रही है वहां पे. That's what you're trying to tell me, I guess. That's what your people are saying. तो या दैट्स ट्रू टू एन एक्सटेंट. कई सारे ट्रायल्स अब तो माइस पे ही होते हैं, बट अभी भी कुछ ट्रायल्स आपके रीसस मोगैप पे किए जाते हैं. सो they have been used for clinical trials very often. Closer to human beings, हम लोग सेम ऑर्डर में आते हैं, that's why they do that. Okay. So RH पॉजिटिव अगर RH एंटीजन आपका प्रेजेंट है तो, RH नेगेटिव अगर वो आपका नेगेटिव प्रेजेंट आपका पे नहीं है तो. So that's what when the antigen is going to be absent, you'll have the RH नेगेटिव वाली कंडीशन आपके यहाँ पे. तो इतनी बातें पहले आपको यहाँ पे रखनी है याद. अब हम यहाँ पे कंडीशन समझते हैं. एक कंडीशन जिसका नाम है आपके यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलासिस. काफी लंबा नाम है, तो इसको हम कंडीशन को डायरेक्टली समझते हैं. नाम तो हम बाद में भी देख लेंगे. सी, assume that there is a mother and let's say, so you have, the mother is pregnant right now, right? So there's a mother and she is pregnant. So there's a girl who has been pregnant, and that girl is going to be your RH negative. So she's a RH negative यहाँ पे. अगर मैं कह रहा हूँ ना कि वो RH negative है, तो that means what, कोई भी आप randomly blood group उसका बना लो आपके यहाँ पे, and she will not have the RH antigen उसके पास वहाँ पे नहीं है. So assume that. ऐसे एक hypothetical में एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसका समझो ब्लड ग्रुप A है and she is not RH, she is RH negative. That means RH एंटीजन उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा. अब मुझे बताओ कि अगर ये मदर है जो RH नेगेटिव है, तो क्या इसके अंदर मेरी RH वाली एंटीबॉडी में रख सकता हूँ? यस सर. Yes, sir. यस सर. बिल्कुल. यहाँ पे RH वाली एंटीबॉडी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ. सो इफ द गर्ल इज गोइंग टू बी RH नेगेटिव, देन बिल्कुल RH वाली एंटीबॉडी यहाँ पे आपकी होगी ब्लड के अंदर घूमती हुई, हैप्पीली ग्रोइंग ओवर देयर, राइट. अब बात यहाँ पे ये हुई है कि शी हैज गॉट कंसीव्ड, शी इज प्रेग्नेंट राइट नाउ, एंड इसके बॉडी में जो बेबी डेवलप कर रहा है, दैट बेबी इज योर RH पॉजिटिव. सो यहाँ पे समझो कि बेबी डेवलप कर रहा है, फीटस आपका डेवलप कर रहा है आपके यहाँ पे. सो दिस इज द साइड जहां पे आपका फीटस डेवलप कर रहा है. दिस इज द फीटल साइड, फीटल साइड जहां पे बेबी का एम्ब्रियो यहाँ पे आपका कर रहा है डेवलप. अब फीटल साइड पे आपको याद रखना है दैट फीटल साइड इज गोइंग टू बी माय RH पॉजिटिव. ये आपके यहाँ पे RH पॉजिटिव. अगर मैं कहता हूं कि फीटस मेरे यहाँ पे RH पॉजिटिव है, दैट मीन्स व्हाट, कि इसके ऊपर तो मुझे यहाँ पे RH वाला एंटीजन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. सो फॉर श्योर इट विल हैव द RH वाला एंटीजन आपके यहाँ पे. अगर इसके अंदर मुझे RH वाला एंटीजन यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या इसके अंदर मुझे RH वाली एंटीबॉडी मिलेगी? नो सर. No, sir. नो एंटीबॉडी फॉर माय RH. कोई एंटीबॉडी आपको नहीं मिल रही यहाँ पे आपके RH के लिए, व्हिच मेक्स सेंस हमेशा, obviously. So that's what you'll see in this, right? So you have a maternal side, you have a mother and you have a fetus. और मदर और fetus के यहाँ पे कनेक्ट कौन कर रहा होता है? मदर और fetus के यहाँ पे कनेक्ट करेगा आपके यहाँ पे प्लेसेंटा. So let me just make it through a wavy. Let me make this mother side as a wavy structure यहाँ पे. अब इन दोनों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करेगा मैंने यहाँ पे प्लेसेंटा. This will be connected with the placenta. अब प्लेसेंटा काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो काफी जगह ध्यान रखता है. वो ध्यान रखता है कि आपके मदर के साइड से आपका जो RH एंटीबॉडी है, मदर के साइड से जो आपका RH एंटीबॉडी है ना आपका यहाँ पे, वो आपका ट्रेवल करके फीटल के साइड पे ना जाए. ये चीज का प्लेसेंटा ध्यान रखता है. दिस इज अ प्लेसेंटा इज अ ब्रिज. उसके जो सेंड करना है इंपॉर्टेंट चीज है वो सेंड करेगा. जो हार्मफुल चीज है या जो पोटेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो वहां पे वो सेंड नहीं करेगा. सो दिस इज माय प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा इस चीज का ध्यान रखता है कि आपका ब्लड यहाँ पे आपका मिक्स ना हो. बेसिकली प्लेसेंटा ध्यान रखता है कि आपके ये वाले जो एंटीबॉडी है ये वहां तक ना जाए, क्योंकि अगर ये वहां पे चले गए तो यू नो प्रॉब्लम वहां पे आ सकती है. तो प्लेसेंटा इंश्योर्स दैट नेवर हैपेंस, इट विल नेवर हैपन. ठीक है. तो ये है फर्स्ट प्रेगनेंसी. अज्यूम दैट इज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी. अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती. ओके, पीपल हैव सम क्वेश्चंस. नागेश बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा, ईरम बताइए क्या सवाल है आपका? सर RH एंटीबॉडीज पॉजिटिव में क्यों नहीं हो सकती, नेगेटिव में क्यों होती है? नहीं बेटा मैं समझा नहीं, वापस बोलना. सर RH एंटीबॉडीज पॉजिटिव में क्यों नहीं होती है, नेगेटिव में क्यों होती है? नेगेटिव में आपको इसलिए मिलेगी बेटा क्योंकि आपका अगर RH एंटीजन आपके पास यहाँ पे नहीं है तो आप उसे रख सकते हो. देन यू विल फाइंड द
ब्लड विल ऑलवेज हैव अ RH एंटीबॉडी बिकॉज वो कभी भी जाकर उसे टारगेट नहीं करेंगे ना वहां पे, दे विल नेवर गो एंड टारगेट माय RBC, इसलिए आपको वहां पे RH एंटीबॉडी मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड जब आपका बेबी या कोई इंडिविजुअल है जो RH पॉजिटिव है, तब आप RH एंटीबॉडी अपनी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज अगर आपने RH एंटीबॉडी वहां पे रखी तो टारगेट करेगी ना वहां पे, सो यू कैन नॉट हैव RH एंटीबॉडी इफ यू आर RH पॉजिटिव। आवाज ब्रेक हो रही है। तो अगर अज्यूम करो इरम कि अगर आप RH पॉजिटिव हो तो आपके ब्लड के अंदर वी कैन नॉट कीप RH एंटीबॉडी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरे अभी भी वॉइस स्ट्रक हो रही है क्या सबके लिए? नो सर। नो सर। हाँ ठीक है ऑलराइट। सो याद रखना, इफ समवन इज RH पॉजिटिव, इफ यू आर RH पॉजिटिव, दैट मींस योर ब्लड विल नेवर हैव RH एंटीबॉडी, क्योंकि अगर वो होती तो वो जाके टारगेट करते ना आपके RH एंटीजन को, सो यू डोंट वांट दैट, सो यू विल नेवर हैव अ RH एंटीबॉडी। ऑन द अदर हैंड अगर आप RH नेगेटिव हो, दैट मींस यू कैन हैव अ एंटीबॉडी व्हिच इज गोइंग टू बी RH1, वो आपको आपके ब्लड में आपको मिलेगी देखने के लिए। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। सो याद रखना, दिस इज माय फर्स्ट प्रेगनेंसी, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्रेगनेंसी आपके यहाँ पे, एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान देयर वोंट बी एनी कंसर्न्स। फर्स्ट प्रेगनेंसी जब आपकी हो रही होती है यहाँ पे, सो जनरली आपके यहाँ पे कंसर्न्स नहीं आते हैं। आपको यहाँ पे याद कर रखना है। सो पहली प्रेगनेंसी में आप देखा दैट मदर इज गोइंग टू बी RH नेगेटिव, मदर तो नेगेटिव ही है, एंड बेबी इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव आपके यहाँ पे। नाउ व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी? सो जब डिलीवरी यहाँ पे होती है ना, डिलीवरी ऑफ बेबी which will happen after 9 months, something you know that this will be happening after 9 months. So 9 months के बाद baby will be delivered. अब जब 9 months का बेबी डिलीवरी होती है तो वो टाइम पे क्या होगा? There will be a rupture of placenta. सिंपल सी बात है, जब बेबी का डिलीवरी हो रहा होता है वो टाइम पे there will be a rupture of placenta. There will be a rupture of placenta. अब जैसे ही placenta आपके यहाँ पे rupture हुआ तो इसकी वजह से आपके यहाँ पे क्या होगा? This will lead to a mixing of blood. This will lead to your mixing of blood. आपका ब्लड आपके यहाँ पे मिक्स हो जाता है। इमेजिन कर लो कि यहाँ पे आपका प्लेसेंटा रप्चर हुआ एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी, तो जैसे आपका प्लेसेंटा रप्चर होता है तो वो टाइम पे थोड़ा सा आपका ब्लड मिक्स होगा, मतलब पीटल का ब्लड पीटल के RBC को देख पाएगा मेरा यहाँ पे, आपके RH एंटीबॉडी उसे वहां पे देख पाएंगे, उसको मिल जाएंगे, उसके साथ लाइक उसे देख लेंगे वहां पे, दे विल कम अक्रॉस दैट एंड दे विल बी लाइक अच्छा ये यहाँ पे रह रहा था कितने टाइम से, दे विल से समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड, और जैसे आपको मिक्सिंग ऑफ ब्लड आपके यहाँ पे होता है, सो दैट मींस व्हाट, माय RH एंटीबॉडी comes in contact with RH antigen, contact with RH एंटीजन। ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो जब पहली डिलीवरी होती है तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, याद रखना, इससे कोई बेबी को नुकसान नहीं हो रहा, बट इतनी चीज हो रही है कि जब एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी देयर इज सम मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज हैपनिंग, और मेरे RH एंटीबॉडी उसके सामने आ जाते हैं, लाइक दे कम अक्रॉस द RBC जिसपे आपका RH लगा हुआ था। अगर आपका ये होता है सो इससे क्या होगा, मेरे RH एंटीबॉडीज हो जाएंगे सेंसिटाइज्ड, माय RH एंटीबॉडी विल गेट सेंसिटाइज्ड। याद रखना, अगर ये चीज होती है सो उससे क्या होगा, मेरे जो RH एंटीबॉडी होते हैं, RH एंटीबॉडी गेट्स सेंसिटाइज्ड, दे विल गेट सेंसिटाइज। इसका मतलब ये कि अब उन्होंने जान लिया कि वहां पे आपका RH एंटीजन था, तो दे विल गेट सेंसिटाइज्ड। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर नंबर, ये अपना नंबर बढ़ाना चालू करेंगे फॉर एज अ RH एंटीबॉडी की तरह, ये अपना नंबर यहाँ बढ़ाएंगे, एंड दे आर नाउ रेडी टू अटैक द RH एंटीजन फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए ये लोग अपने आप को रेडी करते हैं ताकि हम RH एंटीजन को टारगेट कर सके। ये लोग करेंगे तब जब आपके यहाँ पे ब्लड का मिक्सिंग हुआ। जब तक आपका ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो रहा था तब तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, बट जब ब्लड आपके यहाँ पे मिक्स हो गया तो आप ऐसा सोच लो कि RH एंटीबॉडी उसे पहचान लेती है, उसे देख लेती है, एंड अब वो प्लान करती है कि अगर फ्यूचर में वापस ये हमें दिखा, we are going to target this RH antigen. That's what we call as in a simple terms, they get sensitized right now. And they will increase their number. And they will, what they'll do, they will get sensitized. उन्होंने उसे पहचान लिया, जान लिया, and now they can increase their number. Now they will increase their number.
ब्लड का मिक्सिंग कैसे होगा बेटा? अगर जब पार्चुरेशन हो रहा होता है ना, एक सेकेंड, दे विल इंक्रीज इन नंबर। जब बेसिकली आफ्टर द 9 months जब बेबी का डिलीवरी हो रहा होता है, वो टाइम पे आपका प्लेसेंटा रप्चर करता है, विच विल इवेंचुअली हैपन, दैट विल इवेंचुअली हैपन। तो जब आपका प्लेसेंटा रप्चर होगा ना, तो वो टाइम पे मदर का ब्लड और फीटल का ब्लड मिक्स होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल हैव अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, जो आपका प्लेसेंटा ब्रेक होगा तो वो टाइम पे ये सब चीजें आपकी यहाँ पे हो रही है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय RH एंटीबॉडी आर एक्चुअली गेटिंग इन टच विद माय RH एंटीजन, राइट। तो ये आपका यहाँ पे हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी आपकी हो गई, सेफली हो गई, कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आ रही, दैट इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड, बट इतनी चीज आपके यहाँ पे हो चुकी है। अब प्रॉब्लम आपकी आती है ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी। प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे आएगी व्हेन यू गो फॉर अ सेकंड प्रेगनेंसी। अब जब यहाँ पे सेकंड प्रेगनेंसी हो रही है, देन इट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए, दैट आपका जो फीटल का साइट है, यहाँ पे फीटस का साइट जो मेरा यहाँ पे होगा, ये मेरा होगा RH पॉजिटिव अगेन, दिस इज योर RH पॉजिटिव, राइट। एंड जो मैटरनल साइड आपके यहाँ पे होगा, वेट, जो मदर का साइड यहाँ पे आपका होगा मैटरनल साइड, वो तो आपका कभी चेंज होने नहीं वाला। सो मैटरनल साइड इज गोइंग टू बी योर RH नेगेटिव, ये आपके RH नेगेटिव। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जैसी सेकेंड प्रेगनेंसी होती है टू दैट पर्टिकुलर गर्ल, नाउ व्हाट विल हैपन, द RH एंटीबॉडी जो आपके सेंसिटाइज हो गए थे, RH एंटीबॉडी जो आपके पहले हो गए थे ना, जब आपकी डिलीवरी पहले हुई थी, सो ऑल वर RH एंटीबॉडी वर वेरी मच नाउ रेडी। ये सारे आपके जो RH एंटीबॉडी जो थे आपके यहाँ पे, इन्होंने पहचान लिया था कि ऐसा भी कुछ रह रहा है हमारे बीच में और हमें मालूम ही नहीं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस ऑल एंटीबॉडीज जो आपके यहाँ पे है ना, RH एंटीबॉडीज आपके यहाँ पे, दे विल स्टार्ट मूविंग थ्रू द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्रॉस करके जाना चालू करेंगे, विल स्टार्ट क्रॉसिंग द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा क्रॉस कर करके ये पहुंचेंगे आपके फीटल के साइड पे। एक बार ये फीटल के साइड पे पहुंच गए, दे विल स्टार्ट टारगेटिंग योर RBCs। ये जाके वहां पे RBC को टारगेट करना चालू करेंगे। सो दे विल गो आउट देयर एंड दे विल स्टार्ट टारगेटिंग द RBCs वहां पे। सो जो भी आपके RBC, बिकॉज़ यू नो दैट ना RBC विल हैव द RH एंटीजन वहां पे, Yes. will have RH एंटीजन आपके पास वहां पे आपका होगा ही वहां पे प्रेजेंट आपका वहां पे। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये एंटीबॉडीज जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट टारगेटिंग माय RBCs यहाँ पे। अगर मेरे RBC को आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपके फीटल के साइड पे RBC का काउंट कम हो जाएगा एंड दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। यहाँ पे आपकी दिक्कत हो चुकी है। सो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके सारे RH एंटीबॉडीज ट्रेवल कर जाएंगे फीटल के साइड पे एंड दे विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ RBC ऑन द फीटल साइड। अगर ऐसा होता है, देन जनरली बच्चे की डेथ तो नहीं होती, लेकिन एट द टाइम ऑफ द बर्थ द बेबी इज हाईली एनेमिक। बेबी जो होता है वो एनेमिक होता है, दैट मींस उसके अंदर RBC का अमाउंट काफी कम होता है। द अमाउंट ऑफ RBC इज गोइंग टू बी वेरी लेस ओवर देयर। ये चीज आपको होते मिलती है एट द टाइम ऑफ सेकंड प्रेगनेंसी। सो दिस इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग। बहुत रेयर केस में फेटल भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, बट दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम यू फाइंड ओवर हियर। सो दिस इज योर हिमोलाइटिक डिजीज, जहां पे आपका RBC का अमाउंट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ योर एंटीबॉडीज जो जाके वहां पे उसे खत्म कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज माय इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको पहली वाली प्रेगनेंसी समझ आ गया आपको यहाँ पे व्हाट हैपेंड इन फर्स्ट प्रेगनेंसी? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ प्रेगनेंसी? Right? And then we have the story of my second pregnancy, जहां पे आपकी एंटीबॉडीज ने कर लिया था वहां पे सेंसिटाइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। नाउ दे विल ट्रैवल, दे विल गो टू द फीटल साइड एंड दे विल स्टार्ट किलिंग द फीटल RBC। दिस इज कॉल्ड एज माय इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। तो इसमें आपको क्या लिखा होते हुए, दैट द बेबी विल बी एनेमिक, जॉन्डिस का भी केस आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो दीज आर द टू थिंग्स यू कैन फाइंड हैपनिंग। कभी कभी ये ज्यादा फेटल भी हो सकता है, बट जनरली वी हैव सीन कि डिलीवरी हो जाती है, बट द बेबी इज गोइंग टू बी हाईली एनेमिक। सो दैट्स अ वेरी बिग कंसर्निंग थिंग। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो जब आप बात करते हो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस के बारे में, आपको क्या रखना है, RH नेगेटिव मदर है आपकी यहाँ पे, शी इज प्रेग्नेंट विद द फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड। सिंपल। ड्यूरिंग डिलीवरी मिक्सिंग ऑफ ब्लड कैन लीड टू अ प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट RS एंटीजन। जो मैं आपको बताता है यहाँ पे आपका मिक्सिंग ऑफ ब्लड आपके यहाँ पे हो रहा है
एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके यहाँ पे जो RH एंटीबॉडीज है वो आपके यहाँ पे सेंसिटाइज होके उनका नंबर यहाँ पे बढ़ा रही है। अब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ द सेकेंड प्रेगनेंसी मदर्स RH एंटीबॉडी कैन डिस्ट्रॉय द RBC ऑफ द सेकेंड चाइल्ड। आपकी RH एंटीबॉडी अब जाएगी ट्रैवल करके प्लेसेंटा के थ्रू एंड विल नाउ गो एंड टारगेट योर RBC ऑफ माय सेकेंड चाइल्ड। अगर ऐसा होता है द कंडीशन कैन बी फेटल और कैन कॉज एनीमिया और जॉन्डिस। ये दो चीजें आपके यहाँ पे आपको मिलेगी न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर। इधर एनीमिक होगा बेबी, जॉन्डिस होगा एंड एट टाइम्स इट कैन बी फेटल एज वेल। फेटल मतलब डेथ भी हो सकती है। इट इज सीन रेयरली टू हैपन लाइक दैट बट इट कैन हैपन। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एज अ gynecologist, a doctor should be very careful when such kind of pregnancy happens. They have to be very careful. उनको काफी जगह यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपके यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलियासिस। आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए, मदर RH नेगेटिव है, बेबी जो होगा RH पॉजिटिव होगा। अभी इसी कंडीशन को अगर आप रिवर्स कर दोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। अगर मदर को आप कर दो ना RH पॉजिटिव और बेबी को कर दो RH नेगेटिव, कभी करके देखना फ्री टाइम पे घर पे, मेक अ चार्ट बनाओ, बेबी को करो RH नेगेटिव एंड मदर को करो RH पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देयर वोंट बी एनी इश्यूज। इसी कंडीशन में आपके यहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक है, तो बताओ एक बार फिर, क्या ये वाली बात सबको क्लियर है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर मदर भी RH पॉजिटिव हो और फेटल भी RH पॉजिटिव हो फिर क्या होगा? तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम सेम हो गया ना फिर तो क्या ही दिक्कत, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है आपके वहां पे। हाँ जी इरम, एक सेकंड रुकना। एंड इफ यू हैव अ कंडीशन वी हैव अ मदर इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव एंड फीटर इज नेगेटिव, देन आल्सो नो दिक्कत। इसी कंडीशन में आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। व्हाट कैन वी डू? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। इरम बताओ कैसा वाला आपका यहाँ पे? सर टाइम पे फीटस RH पॉजिटिव ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं है ना ये चीज। अगर ऐसा होता है देन आपको एक कंडीशन आ सकती है। अगर मदर तो RH नेगेटिव है, अगर फीटस RH पॉजिटिव होता है देन दिस कैन बी अ केस ओवर देयर, वैसा है। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करता है कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, वो भी मैटर करता है। अगर फादर RH पॉजिटिव है देन मोस्ट लाइकली, बिकॉज RH पॉजिटिव इज अ डोमिनेंट ट्रेट, इट्स मोस्ट लाइकली दैट द बेबी इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव। ठीक है, नाउ युवराज हैज अ क्वेश्चन दैट यहाँ पे आपका what can be done to prevent this? नहीं युवराज ने नैतिक का सवाल यहाँ पे। तो जनरली क्या किया जाता है नैतिक यहाँ पे, what we do that after the first pregnancy, जैसा आपका पहला डिलीवरी हुआ ना, वो टाइम पे डॉक्टर यहाँ पे देगा कुछ ड्रग्स, डॉक्टर इंजेक्ट करता है। जनरली डॉक्टर इज गोइंग टू इंजेक्ट समथिंग कॉल्ड एज माय इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। अब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यहाँ पे आपका क्या करते हैं? ये वो आपके ड्रग्स होते हैं जिनका काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देना। तो जैसे ही डिलीवरी हुई तो वो टाइम पे क्या होगा, योर एंटीबॉडीज आर कमिंग इन कांटेक्ट विद द एंटीजन एंड दे विल, उसे याद कर रहे हैं वो लोग, वहां पे सेंसिटाइज हो रहे हैं। तो आप क्या करते हो एज अ डॉक्टर, यू विल स्टार्ट गिविंग दिस शॉट ऑफ द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। जैसे आप ड्रग्स का शॉट देते हो उस लेडी को, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, मतलब वो उसे सेंसिटाइज नहीं करेगा। So this has to be done. ये आप वहां पे करोगे right after the delivery, so that the immune system is not activated. It will get suppressed. और जैसे आपका suppress हुआ immune system, that means आपके antibodies चुप हो गए वहां पे, मतलब वो inactive हो गए। जैसे ही मेरे inactive हो जाते मेरे antibodies वहां पे, that means my RH antibodies, then I have no issues now. तो ये आपको यहाँ पे करना होता है right after the delivery. This shot should be given right after delivery so that आपके RH antibodies does not get sensitized. So याद रखना, अगर आप ये ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो then this will, I would say this will inhibit, it will make antibodies, it will make the RH antibodies inactive. ये आपने यहाँ पे याद रखना है, दिस इज व्हाट इट विल डू। आपने पता है, अगर आपको याद होगा तो आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा अपने यहाँ पे, एंड चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होंगे आपके फंगाई, और फंगाई के अंदर आपने कैटेगरी पढ़ी होगी ड्यूट्रोमाइसिटिस। याद आ रहा है कुछ? देयर इज वन कैटेगरी ऑफ फंगाई, यस सर। ड्यूट्रोमाइसिटिस। यस सर। उसमें एक नाम आता है,
उसके अंदर आपका आता है एक नाम, और वो नाम आपका होता है ट्राइकोडर्मा। एक एग्जांपल है उसके अंदर ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा तो जीनस है उसका, वहां पे उसके अंदर उसी फंगस का एक स्पीशीज भी आता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पॉलीस्पोरम ये पूरा स्पीशीज का नाम है। So Trichoderma polysporum is the name of the fungus. Trichoderma तो आपने ये नाम सुना है बिकॉज ये नाम आप पढ़ चुके हो एज एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। इसमें से आपको मिलता है एक ड्रग एंड दैट ड्रग इज कॉल्ड एज माय साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन। और साइक्लोस्पोरिन आपका यहाँ पे होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ISD। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इसे शॉर्ट नहीं लिखता है तो कुछ और ही समझोगे आप यहाँ पे, बोलोगे सर फोन क्या में बता रहे हैं। It is your immunosuppressive drug. ये भी याद रख लेना, हो जाएगा याद, एक ही तो नाम है। आज तो कल आपके सामने वापस आएगा। बताइए रोशन, बोलिए। रूपंजल बताइए। सर यहाँ पर जो आपने सेकंड प्रेगनेंसी में बताया कि जो एंटीबॉडीज है RH की, वो प्लेजेंटा के थ्रू वहाँ पर जाती है फीटल में, वो डिलीवरी से पहले होता है? हाँ, डिलीवरी पहले हो जाएगा, जब बेबी डेवलप कर रहा होगा तभी होना चालू हो जाएगा, तो इसलिए तो प्रॉब्लम आती है फिर वहां पे। सो बेबी वहां पे ग्रो कर रहा है और उसी दौरान आपके एंटीबॉडीज जाके उसे टारगेट कर रहे हैं। दैट इज द इशू व्हिच हैपेंस ओवर देयर। ठीक है, डिलीवरी तक अगर ये सब डिलीवरी के टाइम पे हो रहा होता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उस फॉर दैट वन डे और फॉर दैट पर्टिकुलर इन डिलीवरी का टाइम कितने टाइम का होता है, लाइक फॉर सर्टेन आवर्स एंड फॉर अ मैक्सिमम वन डे के लिए, राइट, द कॉन्ट्रैक्शन विल हैपन। दैट वुड नेवर क्रिएटेड अ इशू। अगर वैसा होता तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं आपको फिर वहां पे, बट वैसा नहीं है। दिस हैपेंस व्हेन अ बेबी इज डेवलपिंग इन द मदर्स बॉडी, तब ये दिक्कत आ रही होती है। बताइए युवराज, बताइए क्या सवाल है आपका। सर उस टाइम पे प्लेसेंटा रोकेगा नहीं उनको? नहीं, ये टाइम पे प्लेसेंटा सेंसिटाइज आरबीसी को नहीं रोक, सेंसिटाइज एंटीबॉडीज को नहीं इनहिबिट करता। दे विल बायपास टू द प्लेसेंटा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे विल बायपास, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, चलो इरम बताइए क्या सवाल है आपका। सर एक ही टाइम पे मैटरनल साइड और फीटस दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पेरेंट्स अगर दो नेगेटिव है देन बेबी विल बी नेगेटिव ऑल द टाइम। बिल्कुल हो सकता है, ये तो हमने ये पॉसिबिलिटी बना के रखी हुई है। सब लोग समझो, ये जो कंडीशन आपकी आ रही है वो सिर्फ इसी कंडीशन में आ सकती है, बाकी किसी में कुछ नहीं होने वाला। ओनली इन दिस, mother being negative, RH negative, and baby will being RH positive will have this condition of my erythroblastosis pityriasis, right? चलो, so assuming that ये आपको यहाँ पे समझ आ चुका है, I hope it's clear to all of you. Now let's move on to something else. So यहाँ पे आपकी ये कहानी हो जाती है खत्म। Now we have to see something in terms of your blood coagulation. Erythropoiesis आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ RBC। Erythropoiesis का मतलब आपका यहाँ होता है फॉर्मेशन ऑफ योर RBC। RBC फॉर्मेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज एरिथ्रोपोइसिस। और ये करने के लिए ये बेसिकली आपका कहाँ पे होगा, बताओ रूपंजल, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर रेड बोन मैरो। बोलो। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, दिस इज द साइट वेयर आई विल बी फाइंडिंग माय एरिथ्रोपोइसिस विल हैपन, दिस इज वेयर द RBC फॉर्मेशन विल हैपन, राइट। अब इसका आंसर यहाँ पे आराम से देख लो, टेक योर टाइम एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। टिल देन आई विल हैव सम वाटर, आई विल हैव सम H2O. A person with the blood group AB is considered as a universal recipient because he has. Take your time and then raise your hand. बताइए श्योर है, क्या लग रहा है? सर ए। रोहन। सर ऑप्शन ए। सचिन कपूर। सर ऑप्शन ए। एंड अरविंद। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। यस, बोथ A and B एंटीजन ऑन द RBC बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। दोनों A and B एंटीजन आपको मिलेंगे आपके RBC को, बट आपको कोई एंटीबॉडीज आपको प्लाज्मा में आपको नहीं मिलने वाली। एंड दैट इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ माय AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, नाउ पढ़ो सवाल को ध्यान से एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर। सब लोग कर सकते हैं, आसान सवाल ही है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। A certain road accident patient with unknown blood group, किसका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड ग्रुप आपको मालूम नहीं है,
नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसको तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपके यहाँ पे चाहिए। हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर्स हिज ब्लड, इसका एक फ्रेंड था, उसने बोला कि मैं देता हूँ ब्लड। व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर, तो क्या ब्लड ग्रुप यहाँ पे डोनर का रहा होगा? हमें नहीं मालूम उसका ब्लड ग्रुप है क्या, जिसका खून निकला है। वी आर गिविंग सम ब्लड, बताओ व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस, बताओ मयंक। सर ऑप्शन सी। शहनाज सर ऑप्शन सी। एंड रिया। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बन जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिकॉज यू नो दैट ओ ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सल डोनर आपके यहाँ पे। Which of the following plasma protein is involved in coagulation of blood? ये तो हम कर चुके पहले भी, वैसे ही बता दो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन डी। कौन सा एक कौन बोला, ये पता लगाओ, एक कौन बोला, टेल मी हु वाज देयर, इसने बोला था इसका आंसर। अच्छा ये भी आप कर सकते हो, ये भी आपसे हो जाएगा। which of the following changes usually tend to occur in the plain dwellers when they move to the higher altitude? जो रह रहे थे प्लेन्स के अंदर, अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो इनमें से कौन सी चीज आपको होते हुए आपके यहाँ पे मिल सकती है? which of these two events will be happening inside the body? कर सकते हो, ये भी आसान सवाल है, बहुत ही आसान है, कर ही दो। कार्तिक बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, शौर्य बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर ए। चलो क्या लग रहा है आपके यहाँ पे। हिमाक्षी आपको क्या लग रहा है? सर ए। रूपंजेल सर ऑप्शन ए। एंड युवराज। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे सही आंसर। विल हैव अ इंक्रीज इन द आरबीसी प्रोडक्शन एंड यू विल हैव अ इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट। तो ये दो चीजें आपके यहाँ पे हो जाती है अगर आप मूव करते हो आपके हायर एल्टीट्यूड के ऊपर। तो युवराज मुझे ये बताओ कि अगर मैं जाता हूँ हायर एल्टीट्यूड के ऊपर या कोई और जाता है हायर एल्टीट्यूड के ऊपर, तो अगर उससे होती है एल्टीट्यूड सिकनेस, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बताओ युवराज। सर उसके सिम्टम्स ब्रीथिंग लेस होती है उसे, और चक्कर वगैरह आते हैं, और वॉमिटिंग। मीटिंग तो नहीं बोला था मैंने ऐसा कुछ। क्या होता है? बस रेड फेस। रेड फेस, ये कौन है ये? हैज टू फटीग, हेडेक, फटीग, Sleeplessness. लॉस sleeplessness, ऑफ एपेटाइट, डिसओरिएंटेशन। disorientation. These are लैक the ऑफ things that- एपिटाइट। lack or loss of appetite. So once you find these things happening, अब बताओ युवराज, अगर ये सब चीजें तुम्हें दिख रहा है कि एक पर्सन को हो रही है, फिर आप उसे क्या सजेस्ट करोगे? नीचे जाने का। Right, you will ask him to descend. You can ask them to descend because that's not a right time to ascend. True. ठीक है. This is something we have already discussed. हाँ ये बता दो इसका आंसर आप लोगों का। The most active phagocytic white blood cell is going to be what? ऑप्शन ऑप्शन बैटमैन वाला भी अगर आप यहाँ पे कह रहे हो, दैट्स अ करेक्ट आंसर। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। सर। चलो अभी ये अभी हम बाद में करते हैं, ये वाला बता दूं यहाँ पे। In EBO blood grouping, if both antigens are present but no antibody, the blood group is going to be what? Raise your hand to answer this. Unmute करके आंसर नहीं करना है, हैंड रेस करो। बताओ वंशिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बन जाएगा। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, दैट्स अ करेक्ट आंसर इन दिस। Yes, sir. यस सर। इनमें से कौन सा है मेरे यहाँ पे अग्रेनुलोसाइट्स? क्या लग रहा है? वैसे ही बता दो इसका आंसर, जोर से बोलो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ऑप्शन सी। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट। थैंक यू सो मच, मिल गया आंसर। चलो लेट्स टॉक अबाउट माय कोएगुलेशन, लेट्स टॉक अबाउट माय ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है वो मैं आप देख लेते हैं फटाफट। चलिए सो व्हाट विल हैपन ना जनरली दैट, समझो आपको कट लग गया, समझो आप खेल रहे हो क्लासेस के टाइम पे और आपको कट लग गया, राइट, गिर गया कहीं पे। सो व्हाट विल हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? सो होता क्या है कि जहां पे आपका कट लगा, सो दैट विल हैव अ इंजर्ड टिश्यू वाला पार्ट। एक सेकंड रुक जाओ, यह वो साइड जहां पे यू हैव अ इंजरी आपकी वहां पे, सो यू हैव अ
injury site? Did you have a injury site? इंजरी वाली जो आपके यहाँ पे साइट है वहां से आपका निकल के आएगा समथिंग कॉल्ड एज माय थ्रोम्बोप्लास्टिन। वहां से आपका एक प्रोटीन बन के आएगा इंजरी वाली साइट से, जहां पे चोट लगी वहां से आपको बन के आएगा यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, so one kind of protein which is also important clotting factor। ये आपका आता है आपका इंजरी वाली साइट से जहां पे आपकी चोट लगी है। सिमिलरली क्या होता है, आपका जो प्लेटलेट होते हैं वो भी आपके यहाँ पे काम करेंगे। सो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स, या जिन्हें बोलूंगा यहाँ पे एज प्लेटलेट्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लेटलेट्स भी कुछ सिक्रेट करते हैं। प्लेटलेट्स भी अपना रिलीज करेंगे एंड दे विल रिलीज अ प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। इनके साइड से भी आपका आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, बट वो आपका होगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो दे विल ऑल्सो रिलीज अ थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों साइड से आते हैं। ये बात याद रखना, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका एक प्रोटीन है जो आपके दो जगह से आ रहा है, जहां पे इंजरी भी वहां से भी आ रहा है और जहां पे आपके प्लेटलेट्स आ रहे होंगे ना, देखो जहां पे आपको कट लगा वहां पे प्लेटलेट्स भाग भाग के आ रहे होते हैं, तो क्या रिलीज कर रहे होते हैं? दे आर ऑल्सो रिलीजिंग समथिंग कॉल्ड माय थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आपको दोनों साइड से आपके यहाँ आएगा, इंजरी साइड से भी आपके ये आएगा और आपका प्लेटलेट वाली लोकेशन से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका पे रिलीज किया जाएगा। सो दीज आर द टू लोकेशंस जहां से आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके यहाँ पे आ रहा होता है, राइट? नाउ जब ये आपका आएगा, व्हेन दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन विल कम फ्रॉम प्लेटलेट्स एंड फ्रॉम द इंजरी साइड, ये करते क्या है? ये दोनों साथ में आएंगे, दे विल कम टुगेदर, दे विल कंबाइन विद माय कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस के साथ ये कंबाइन करेंगे एंड दे विल गिव राइज टू समथिंग कॉल्ड एज माय थ्रोम्बोकाइनेज। ये दोनों मिलकर बना के देंगे आपको एक नई चीज जिसका नाम होता है आपके यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज का एक और नाम कई बार इस्तेमाल किया जाता है, इट इज बीन आल्सो कॉल्ड एज माय प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज। फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा कि आप थ्रोम्बोकाइनेज को इस्तेमाल करो यहाँ पे नाम को। सो दीज आर द एंजाइम्स, दीज आर द एंजाइम व्हिच आर गेटिंग फॉर्म इन सब की वजह से। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आपको दोनों साइड से आया, कैल्शियम आयंस के साथ कंबाइन किया और आपको बना के दिया आपके यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज, आपको बना के आपको यहाँ पे मिल चुका है। दिस इज व्हाट वी हैव फॉर्म्ड। अब यहां से क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस, आपका थ्रोम्बोकाइनेज आपके लिए कुछ करके देगा। क्या करके देगा आपको ये? इट विल कन्वर्ट माय इनएक्टिव प्रोटीन। आपके पास होता है एक आपका इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। सो प्रोथ्रोम्बिन इज वन ऑफ माय इनएक्टिव प्रोटीन। आपके यहाँ पे प्रो लिखा हुआ है, ये समझो इससे इनएक्टिव प्रोटीन, ये आपका इनएक्टिव है, दिस इज माय इनएक्टिव प्रोटीन, कुछ कर नहीं रहा। इस इनएक्टिव प्रोटीन को आप कन्वर्ट करते हो इनटू एन एक्टिव प्रोटीन, दैट्स माय थ्रोम्बिन। Prothrombin will convert into something called as your thrombin। और जब आप इसे कन्वर्ट करते हो थ्रोम्बिन के अंदर, तो वो टाइम पे आपका एंजाइम जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट्स माय थ्रोम्बोकाइनेज। दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है? सो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की मदद से व्हाट विल हैपन, माय प्रोथ्रोम्बिन विल कन्वर्ट इनटू माय थ्रोम्बिन। दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू माय थ्रोम्बिन आपका यहाँ पे। जब आपका थ्रोम्बिन यहाँ पे रेडी हो गया, सो थ्रोम्बिन इज एक्टिव फॉर्म, सो इट इज माय एक्टिव प्रोटीन। तो थ्रोम्बिन मेरा यहाँ पे बनेगा यहाँ पे एज अ एक्टिव प्रोटीन, इट इज माय एक्टिव प्रोटीन। अगर आप यही सोचो कि सर ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया, तो यार इसे लिवर बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है आपका लिवर है और वो आपके ब्लड में आपको मिल जाएगा। इट इज एन एक्टिव प्रोटीन आपको यहाँ पे, जिसको आप कन्वर्ट करते हो थ्रोम्बिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ माय थ्रोम्बोकाइनेज। जैसे आपका थ्रोम्बिन बन गया, अब ये क्या करेगा? दिस थ्रोम्बिन विल आल्सो हैव सम रोल, इसका भी कुछ ना कुछ रोल होगा। तो क्या रोल होगा इसका? यहाँ पे आपका जो फाइब्रिनोजन जो होता है ना आपका ब्लड प्लाज्मा में, यू हैव योर फाइब्रिनोजन जो हमने पढ़ा था आज से 2 दिन पहले। दिस फाइब्रिनोजन इज आल्सो इन एक्टिव फॉर्म, इसको आप कन्वर्ट करोगे इनटू योर फाइब्रिन, इट विल कन्वर्ट इनटू एन एक्टिव फॉर्म, दैट्स माय फाइब्रिन। और ये कन्वर्जन करने के लिए आपका यहाँ पे मदद करेगा आपका यहाँ पे थ्रोम्बिन। सो दिस थ्रोम्बिन विल कम and will convert my
फाइब्रिनोजन इनटू माय फाइब्रिन। जैसे ही मेरा फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया, ये फाइब्रिन होता क्या है? फाइब्रिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइब्रिन जो यहाँ पे होगा, इट इज विल मोर लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइब्रिन के जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे होते हैं, और ये अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पे है फाइब्रिन के, ये क्या करेंगे? दे विल कवर अप द वुंड एरिया। दे विल कवर द वुंड एरिया। दे विल कवर द वुंड। जहां पे चोट लगी आपको, उसे जाके वहां पे लोग कवर कर लेंगे। तो समझिए यहाँ पे आपको चोट लगी है, समझिए आपका लोकेशन है जहाँ पे आपको चोट लगी है, यहाँ से आपको ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ये आपका। तो यहाँ पे आके आपका फाइब्रिन आकर भी इकट्ठा हो जाएगा। सो इट विल कम एंड accumulate over here. So this is how you form the clot. इस तरीके से आप अपने यहाँ पे आप क्लॉट बनाते हो। इस तरीके से आपने ब्लड को बाहर निकलने से अपने यहाँ पे रोक लिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस आपको बताया ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें से सवाल आपके बन के आ जाएगा। फाइब्रिनोजन विल कन्वर्ट टू फाइब्रिन, दिस विल बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ माय थ्रोम्बिन। लेकिन थ्रोम्बिन आपका कब बना? जब आपका थ्रोम्बोकाइनेज आया और उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, देन जाके आपके यहाँ पे थ्रोम्बिन आपका बन के आपके हाथ में आ गया। एंड आपका थ्रोम्बोकाइनेज आपने कैसे बनाया? ये बनाने के लिए प्लेटलेट भी आपका आ रहा है, आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन भी आपका आ रहा है, और ये सब के साथ साथ कैल्शियम आयंस तो चाहिए ही चाहिए। याद करो, पिछली क्लास में आपको बताया था कैल्शियम आयंस सुपर इंपॉर्टेंट। बिना कैल्शियम आयंस देयर इज नो ब्लड क्लॉटिंग, बिना कैल्शियम आयंस देयर इज नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, नीदर यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ नर्व ट्रांसमिशन। याद आ रहा है? हमने बताया था पिछले क्लास में 3 इंपॉर्टेंट रोल। Yes, sir. right? That calcium will be playing a super important role to make this process happen. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, और ये याद हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। जो बता रहा हूँ वो मैं बहुत ब्रांच आउट करके बता रहा हूँ, बिकॉज इट इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज वे टू मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आई टेल यू व्हाई इट इज वे टू मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिकॉज इसके अंदर आपके इन्वॉल्व होते हैं कुछ 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। These are my 13 clotting factors involved in my coagulation of my blood. हम इतनों की बात नहीं करते हैं, हम तो उसे बहुत सिंपल रखते हैं। So that's why be happy. और जो है ना उसे याद रखना, बिकॉज सवाल इसमें से नहीं आएगा, बट सवाल वहां से आएगा। बट यू शुड नो दैट यू हैव 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसमें भी अगर देखो तो छठा वाला तो दिखा ही नहीं हुआ इन लोगों ने, 5th के बाद डायरेक्ट 7th आ रहा है, बिकॉज इट इज येट टू बी डिस्कवर्ड। उन्हें मालूम है कि एक है, लेकिन वो आइसोलेट नहीं कर पाया उसे वहां पे। So these are my 13 clotting factor which play important role in my blood clotting. Okay. तो इतनी बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। These are the few things you have to know about my blood clotting. अब इसमें आप एक और बात याद रख लेना, there is one more thing you should know in this, that vitamin K will also have a very important role. इन सब के अंदर रखना that vitamin K will also play a very important role in this. रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। Vitamin K जो आपके यहाँ पता है ना, it will also be very essential. It's going to be essential in formation of prothrombin. ठीक है, so vitamin K is going to be essential for the formation of my prothrombin. So आपसे अगर पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन काफी जरूरी होता है ब्लड कोएगुलेशन के लिए, तो आपको याद रखना इट्स विटामिन के। इसके बगैर आप कई सारी एसेंशियल चीजें आप बना नहीं सकते हैं। सिर्फ विटामिन के तो आपको याद रखना है, उसके साथ कैल्शियम आयंस भी आपको याद रखना है, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड कोएगुलेशन के लिए। राइट, तो पहले ये बताओ, क्या ये 2-3 स्लाइड्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आज इस 2-3 स्लाइड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. इतनी चीज आप पहले आप यहाँ पे रख लो याद। दीज आर द फ्यू थिंग्स शुड बी वेरी मच क्लियर विद, राइट। अगर इतने याद रख सकते हो ना, तो याद रखना एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम होता है हीमोफीलिया। दिस इज अ डिजीज कॉल्ड एज योर हीमोफीलिया। वेट, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। इसके बाद मैं आपसे सवाल ही लूंगा। क्या कंडीशन कॉल्ड एज योर हीमोफीलिया आपका यहाँ पे? हीमोफीलिया इज अ कंडीशन जहां पे क्या होगा, दैट ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट हैपन। सिंपल कंडीशन है, अगर किसी को हो रही है देन आपका कट लग गया तो ब्लड निकलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे व्हाट विल हैपन, द ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट सीन। ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट सीन, so the person will keeps bleeding.
खून वहां पे निकलता ही रहेगा एंड दैट कैन बी फेटल, दैट कैन बी अल्ट्रा अल्ट्रा फेटल। छोटा सा कट काफी फेटल हो सकता है अगर डॉक्टर के पास नहीं गए दौड़ के, तो दैट इज योर हिमोफीलिया। ये हिमोफीलिया जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। अभी जो हिमोफीलिया की मैं बात कर रहा हूँ, आई जस्ट टेल वन मोर थिंग एंड देन वी कैन रैप दिस अप। वो होता है आपका हिमोफीलिया ए। ये कैसे होता है या किसके एब्सेंस से होता है, तो याद रखना हिमोफीलिया ए होता है व्हेन यू हैव एन एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। ये क्लॉटिंग फैक्टर अगर आपके पास एब्सेंट है देन दैट विल बी कॉजिंग यू द हिमोफीलिया। क्या है ये क्लॉटिंग फैक्टर? लिखा हुआ है आपके यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्लॉटिंग फैक्टर 8 का नाम एंटी हिमोफिलिक फैक्टर। इट इज कॉल्ड एज योर एंटी हिमोफिलिक फैक्टर। अगर ये नहीं है देन अ पर्सन विल सफर विद द हिमोफीलिया ए व्हिच इज अ फेटल कंडीशन बाय द वे। ये एक सीरियस कंडीशन होती है, अगर ब्लड की कटिंग हुई वहां पे देन पर्सन हैज टू रीच टू द हॉस्पिटल। बल्कि कई बार क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग को भी आप हो जाती है कई बार वहां पे, थोड़ा सा भी अगर ब्रूसेस हो गए, इंटरनल ब्लीडिंग आपकी हो गई, देन वो भी आपकी रुकती नहीं है। सो दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग इन माय हिमोफीलिया के अंदर, राइट। तो इतना भी आप यहाँ पे याद रख लो। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। बताइए राम, क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर ब्लड क्लॉटिंग में इंटरएक्टिव प्रोटीन क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन का मतलब आपका ये होता है एक वो प्रोटीन जो आपका अभी एक्टिव नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इनएक्टिव प्रोटीन। सो प्रोथ्रोम्बिन इज माय इनएक्टिव प्रोटीन। इसको हमने एक्टिव किया, इसको हमने रेडी किया, या इसको मैं कहूंगा इसको हमने जगाया विद द हेल्प ऑफ माय थ्रोम्बोकाइनेस। वो आके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा आपके थ्रोम्बिन के अंदर एंड देन द थ्रोम्बिन विल गो एंड विल डू इट्स जॉब ऑफ कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन इनटू माय फाइब्रिन, ऐसा। ठीक है। Anyone else has any other question in this? Similarly, आपका फाइब्रिनोजन भी आपका इनएक्टिव प्रोटीन है। आप यहाँ पे नोजन लगा हुआ है, इट्स इनएक्टिव प्रोटीन। इसको आप एक्टिव करते हो विद द हेल्प ऑफ माय थ्रोम्बिन। सो नाउ यू नो एग्जैक्टली दैट मेरा फाइब्रिनोजन कैसे काम करेगा। एंड जब फाइब्रिन बनेगा, सो फाइब्रिन आर नथिंग बट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जाके आपका मेशवर्क बनाएंगे, जहां पे आपका वुंड होगा, जहां पे आपका इंजरी साइट होगा, वहां पे जाके उसे सील करेंगे। दैट इज हाउ दे विल फॉर्म द क्लॉट। सो दिस इज माय ब्लड क्लॉटिंग एंड दिस इज अ स्टोरी व्हिच यू हैव टू नो, राइट। तो एक बार फिर आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यूपी, पंजाब, हिमाचल, यस तो ठीक है। ऑलराइट देन, सो इफ यू आर क्लियर विद दिस थिंग, सो यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। अगर कोई सवाल नहीं है, जैसे कार्तिका से हमारे यहाँ पे सवाल है, प्रोथ्रोम्बिन कौन बनाएगा बेटा? ये आपको बना रहा है लिवर। लिवर इज द साइट जहां पर प्रोथ्रोम्बिन बनाया जाता है, ठीक है। Yes, in case if you have no question, then yes, you can drop off. We have one more class. Have something and come in the next class as well. ठीक है. So हाँ जी कार्तिक, that's protein is been formed by my liver. चलो बेटा, bye bye bye. Yeah. Good night, sir. And assignment कर लीजिएगा वो. गुड नाइट सर। Hemophilia B, एक सेकंड, नैतिका से सवाल. Hemophilia B कैसे होता है? When you have an absence of clotting factor number 9. जब आपका क्रिसमस फैक्टर नहीं होता. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। व्हेन यू हैव दिस क्रिसमस फैक्टर जो होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को हम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, अगर वो नहीं हुआ देन यू विल फाइंड इट इज माय हिमोफिलिया बी व्हिच इज अ लेस सीवियर देन हिमोफिलिया ए, ठीक है। ऑलराइट, चलिए। एनीवन एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चन? यू कैन आस्क अ क्वेश्चन और एल्स यू कैन ड्रॉप ऑफ। बाय एवरीवन, बाय। एंड हिमोफिलिया इज मेनली सीन द मेल्स, फीमेल्स में नहीं मिलता, मेल्स में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगेन उसका रीजन क्या है, विल सी दैट इन फ्यूचर क्यों ऐसा होता है। चलो Okay, sir. Bye. बाय।